हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई हिंदी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 63 और इसमें हम राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप जो क्लासेस का इंफॉर्मेशन है, नोट्स है, पीडीएफ है, सारी चीजें मिल जाती है। सो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो या सर्च कर लो @ मंजू PW UPSC वाला। लास्ट हमने बात की केंद्रीय सूचना आयोग की। हमने जाना कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था एक केस में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपको आर्टिकल 19 का यूज करना है, वाक और अभिव्यक्ति का यूज करना है, उस स्वतंत्रता को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट में इसको एक तरह से शामिल माना गया। आरटीआई के लिए 2005 में एक एक्ट आया था और इस 2005 के एक्ट के द्वारा हमें सरकार में क्या चल रहा है, सार्वजनिक प्राधिकरण जो उपक्रम है, हमें उनकी जानकारी मिल जाएगी, है ना। यही हमने अब तक बात की। तो जिस तरीके से पूरे देश के लिए केंद्रीय सूचना आयोग है, हर एक राज्यों में अपने अपने राज्य सूचना आयोग है ना। हर एक राज्य में अपने अपने राज्य के सूचना आयोग भी हैं। अब वो सूचना आयोग क्या करते हैं, शक्तियां उनकी बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग की। शक्तियों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, एक दो वर्ड्स का डिफरेंस बस यहां पर आएगा कि वहां केंद्र की बात हो रही थी, यहां हम राज्य की बात कर रहे होंगे। बाकी थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है वहां पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आरटीआई अगर हम आरटीआई एक्ट की बात करें तो 2005 का जो एक्ट है उसने केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य के स्तर पर राज्य सूचना आयोग का जो प्रावधान है वह किया। सो हमें बेसिकली इसमें पढ़ना क्या क्या है कि राज्य सूचना आयोग जो है इसकी संरचना क्या है, ठीक है। कार्य या शक्तियां, संरचना के बाद हम कार्यकाल व अवधि की बात करेंगे कि जो इसके सदस्य हैं, ठीक है। कार्यकाल की बात करेंगे, अवधि की बात करेंगे, मतलब कितनी टर्म तक ये काम कर सकते हैं, है ना। और हम इसकी शक्तियों की बात करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे कि जो आपका यहाँ पे हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और यहाँ पर पहले हम बात कर चुके केंद्रीय सूचना आयोग की, है ना। तो सीआईसी एंड एसआईसी में जो एक डिफरेंस है, सीआईसी एंड एसआईसी, है ना, इन दोनों में एक जो अंतर है हम उसको एक टेबल बनाकर समझ लेंगे, इससे आपको एक आसानी जो है वह हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो राज्य सूचना आयोग है वह है क्या और कैसे ही अस्तित्व में आता है। तो जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट, इस एक्ट के द्वारा ही राज्य सूचना आयोग को स्थापित किया गया। ये एक ऐसा स्वतंत्र निकाय है जो राज्य के स्तर पर बेसिकली कार्य करेगा, है ना। एक स्वतंत्र निकाय है और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि जो भी शिकायतें दर्ज हो रही हैं उसका निराकरण कराना, दर्ज शिकायतों का दर्ज शिकायतों का निराकरण कराना, सरकार के अधीन जो भी कार्यालय हैं, है ना, जो भी उपक्रम है उनके खिलाफ जो अपील है, शिकायत है, उनको सुनना, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, है ना, के बारे में शिकायतों की जांच, ये काम होगा राज्य सूचना आयोग का। शिकायतों की जांच, ठीक है, और इसका निराकरण करना, तो ये राज्य सूचना आयोग का काम होगा। जो केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग कर रहा है, सिंपल सी बात है, बस वही काम बस राज्य के स्तर पर हो रहा है, राज्य सूचना आयोग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस देख लेते हैं, इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग।
अब देखो, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हमने जब जाना था, हमने देखा था कि इसकी जो संरचना है वह कैसी होगी, मतलब इसमें कौन कौन शामिल होगा। तो संरचना में क्या आता है कि इसमें हमने जाना था कि एक जो है वह मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और उनके अलावा अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, है ना। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त, 10 अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है। याद रखना ये जो 10 है ये अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम भले हो ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि वैसे भी पदों को भरा तो जा नहीं रहा है तो संख्या कम ही समझ लो। अब नेक्स्ट हम देखो राज्य सूचना आयोग की संरचना की बात करेंगे। इसकी संरचना बिल्कुल एक जैसी है, सेम है संरचना। इसमें भी क्या है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, राज्य स्तर पर ये मुख्य होंगे, है ना, N+10 अधिकतम 10 अधिकतम अन्य आयुक्त। अब देखो, जब हमने नियुक्ति की बात की थी तब हमने क्या जाना था, यहां पर तो हमने संरचना की बात कर ली दोनों की, किसमें कितने हो गए, तो दोनों की सेम संरचना हो गई, ठीक है, दोनों की सेम संरचना हो गई। आगे जब हम देखेंगे कि इनमें नियुक्ति कौन कर रहा है, तो हमने जाना था कि केंद्रीय सूचना आयोग की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, है ना। आगे की बात मैं आपको बता देती हूँ, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, पर राष्ट्रपति एक समिति बनाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन थे, समिति की सिफारिश पर पीएम, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री जिसे पीएम ने ही नॉमिनेट किया था समिति की सिफारिश पर, ठीक है। अब यहां पर जब हम नियुक्ति की बात करेंगे राज्य सूचना आयोग, तो इसमें नियुक्ति कौन कर रहे हैं, इसमें राज्यपाल करेंगे। अभी इसको हमने विस्तार से तो पढ़ा नहीं है ना, लेकिन चलो एक अंतर के रूप में सही हमने एक नए फैक्ट को जाना कि जब हम राज्य सूचना आयोग की बात करेंगे तो यहां पर नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर। अब इस समिति में कौन कौन लोग होंगे, सीएम होंगे, विधानसभा के नेता विपक्ष होंगे और एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक मंत्री होंगे। सो राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर, जिसका प्रमुख कौन होगा, सीएम होगा। लगभग चीजें सेम होती है। देखो, इसमें पीएम की बात कर रहे थे हम, जब हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहे थे तब हम पीएम की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम सीएम की बात कर रहे हैं। अब देखो कि एक और पॉइंट इसमें जानो कि जब हम इनके क्षेत्राधिकार की बात करेंगे कि किसका क्षेत्राधिकार क्या क्या होगा, तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा कि केंद्र सरकार के सभी उपक्रमों, केंद्र सरकार के सभी कार्यालय व सभी उपक्रम, सभी कार्यालय व उपक्रम, ये इनके क्षेत्राधिकार में आएंगे। लेकिन अब हम ये कह दें अगर कि केंद्र सरकार या पूरे देश भर के जो उपक्रम है क्या वह राज्य सूचना आयोग के क्षेत्राधिकार में आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब हर एक राज्य का बना हुआ है तो ये राज्य से संबंधित मामला ही तो देखेंगे। अब यूपी का बना हुआ है तो यूपी का देखेंगे, एमपी का बना हुआ है तो एमपी के मामले देखेगा, एमपी के बाकी जो कार्यालय है उनसे संबंधित मामले देखेगा। तो अगर राज्यों के स्तर पर सूचना आयोग बनाया गया है तो इसका काम क्या है कि राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले, राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले उपक्रम व कार्यालय, राज्य सरकार के नियंत्रण के उपक्रम व, देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे बन जाते हैं कि हमने यहाँ पर वो नहीं लिखा कि अंतर्गत आने वाले, आप समझ गए कि राज्य सरकार के अंतर्गत, है ना।
अब एक और अंतर इसमें पता है पुनर्नियुक्ति को लेकर है, मतलब किसकी नियुक्ति फिर से की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। कि यहाँ पर हमने जाना था कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो तो अब किसी पद को लिए आगे नहीं रह सकते, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र भी नहीं होंगे। लेकिन इसमें जब हम देखेंगे कि जो अन्य सूचना आयुक्त है इनके पास एक मौका होता है कि ये मुख्य सूचना आयुक्त बन जाए। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, एक शर्त है कि अगर मान लीजिए कोई एक सूचना आयुक्त था, ठीक है, मान लीजिए वो 3 साल तक यहाँ पे काम किया अन्य सूचना आयुक्त के रूप में, अब उसको उसकी पुनर्नियुक्ति जो है वह मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हो गई, जो कि हो सकती है, की जा सकती है पुनर्नियुक्ति, अगर सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मुख्य बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इनका जो कार्यकाल होगा ना वो मोर देन 5 इयर्स नहीं होगा, कुल मिलाकर जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। अगर ये 3 साल अन्य सूचना आयुक्त रहे तो अब केवल 2 साल ही आप मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, मतलब मोर देन 5 ईयर आपका जो टोटल टर्म है ऑफिस का वह नहीं जा सकता। सेम बात हमें राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़नी है कि इसमें जो अन्य सूचना आयुक्त है इनके पास ये मौका है कि ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है वह आ जाए, लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन है कि इसमें भी मोर देन 5 ईयर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? और आरटीआई की बात हो गई। अब संरचना वैसे आपने इसमें देख ली है, बट एक बार हम सब चलते हैं और हम जो राज्य सूचना आयुक्त है इसके बारे में और बातों की चर्चा करते हैं। चलते हैं संरचना की तरफ एक बार फिर, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह क्या होगा। स्ट्रक्चर, संरचना। तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त है, एक मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, और 10 अन्य सूचना आयुक्त। 10 अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं? नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल कैसे करेंगे? राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन होगा? समिति में मुख्य या प्रधान यहां पर होंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। फिर विधानसभा विपक्ष होगा, केवल विपक्ष लिख देती हूं तब भी आप समझ जाना, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। और एक यहां पर कैबिनेट मंत्री होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा। और इन तीनों की सिफारिश पर जो राज्यपाल को कहा जाएगा, राज्यपाल उसकी नियुक्ति जो है वह करेंगे, ठीक है। अब देखो इनकी योग्यता की बात कर ले कि जो अध्यक्ष व सदस्य है इनकी आखिर योग्यता क्या होगी। कोई तो योग्यता का पैमाना होगा ना, कि जिसको हम अध्यक्ष बना रहे हैं या आयुक्त बना रहे हैं या फिर अन्य आयुक्तों की हम बात कर रहे हैं, तो इस पे कुछ पैमाना ये निर्धारित कर दिया कि इन्हें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होगा। सार्वजनिक जीवन का अनुभव। अब सार्वजनिक जीवन में क्या क्या आ रहा है, किस किस चीज का अनुभव इनको होगा? जैसे कि कोई पत्रकारिता में था, है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव था, समाज सेवा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव था, है ना, पत्रकारिता करता था या समाज सेवा कर रहा था, वह विधि विज्ञान तकनीकी का ज्ञाता था, विधि विज्ञान या तकनीकी के क्षेत्र में, मतलब इसमें योग्य हो बेसिकली। लेकिन इसमें एक इफ बट भी लगाया गया कि वह लाभ के पद पर ना हो। ये योग्यताएं हैं
और ना क्या ना हो, तो लाभ के पद पर ना हो। ना को थोड़ा अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ा करो, है ना, थोड़ा सा हाईलाइट करके आप इसको पढ़ा करो। राज्य सूचना आयोग की संरचना हमने देखा, एक मुख्य, बाकी 10 अन्य होंगे, ठीक है। अब देखो जब हम इनके कार्यकाल की बात करेंगे, हो गया इतना स्ट्रक्चर हो गया, योग्यता, नियुक्ति 1 और 10, स्क्रीनशॉट ले लो। कार्यकाल और सेवा शर्तों की बात करेंगे, तो इनका कार्यकाल क्या होगा, कौन निर्धारित करेगा, वह अवधि क्या होगी। जैसे कि बाकियों के लिए हम कह देते कि 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा। हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि 5 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा। इसमें क्या कहा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, अब यहाँ पे राज्य सरकार भी नहीं होगी। क्या कह दिया जाता है कि जब हम कार्यालय की बात की इनके बात करेंगे तो इनका कार्यकाल कितना होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, इसका निर्धारण कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है, राज्य नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। केंद्र सरकार इस बात का निर्धारण कर रहा है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, राज्य निर्धारण नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, हाँ इसमें एक एज की लिमिट जरूर दी गई है कि इसमें एज क्या होगी, एज की बात कही गई है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि। अब आयु सीमा कुछ तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी साल के व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ये इसमें कह दिया कि मोर देन 65 ईयर्स नहीं हो सकती उसकी आयु, 65 वर्ष से अधिक नहीं। तो या तो केंद्र सरकार निर्धारित कर ले या 65 वर्ष में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके तो यही मतलब समझ में आ रहे हैं कि 65 वर्ष की आयु और केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित, और दोनों में से जो भी पहले हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और इसमें पुनर्नियुक्ति की जो पात्रता है वह नहीं है। पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है। लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त है उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है ना, जो अन्य सूचना आयुक्त है इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखो कि कार्यकाल पूरा ना हो तो इसके पहले भी तो इनको हटाया जा सकता है, डेफिनेटली हटाया जा सकता है ना। कार्यकाल मान लीजिए पूरा नहीं हुआ, कोई ऐसा काम कर दिया कि अब तो हटाना बहुत ही मैंडेटरी है, तब फिर क्या होगा, तो अब यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका आ गई। नियुक्ति में केंद्र सरकार की है तो हटाने में राज्यपाल की भूमिका है ना, राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है कार्यकाल के पहले भी। अब हटाने के वही आधार जो अब तक हमने पढ़े हैं कि दिवालिया हो गया हो, ठीक है, अक्षमता हो, अब कोई चरित्रहीनता के चलते कोई अपराध किया हो, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम वह नहीं है, अपने कार्य को कर पाने के लिए फिट नहीं है, उसको भी हटाया जा सकता है। सो दिवालिया है, अक्षमता है और अपराध कोई करा है, तब डेफिनेटली राज्यपाल के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो अगर जब हमने नियुक्ति की बात करी कि केंद्र सरकार करेगा, तो केंद्र सरकार ही क्या कर रहा है कि राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें क्या होगी, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, ठीक है, इसका निर्धारण भी कौन कर रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जब इसमें संशोधन होता है तब उस संशोधन में ये बात तय कर दी गई कि जो राज्य स्तर पर भी सूचना आयुक्त होगा, इनका वेतन भत्ते नियुक्ति इस संदर्भ में केंद्र का नियंत्रण होगा, केंद्र सरकार करेगा। तो इस बात की एक खासी आलोचना भी इस बात पर की जाती है कि आप फिर क्यों कह रहे हो कि राज्य सूचना आयुक्त जो है वह एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, वह एक स्वतंत्र निकाय है। अच्छा देखो इसके अलावा जो राज्यपाल है वह सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं, या तो ये सब हो गए हो तो हटाया, या फिर प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है, लेकिन उसके संदर्भ में एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए राज्यपाल हटा रहे हैं उनको इस
इसके आधार पर तब सुप्रीम कोर्ट से जांच होगी, हाई कोर्ट नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट से जांच होगी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही जो राज्यपाल है, अगर वह इस संदर्भ में हटाना चाहते हैं तभी वह हटा सकते हैं। क्लियर है? तो इनका अंतर भी हमने देख लिया। आओ एक क्वेश्चन दिखाती हूं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होगा। यस। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, ये बात हम केंद्र के स्तर पर कर रहे हैं। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वह केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में है। केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सो डेफिनेटली सही है। सेकंड राज्य के संदर्भ में है कि राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयोग, इनका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब देखो इस टर्म को समझो। हमने क्या जाना था कि कार्यकाल कौन निर्धारित कर रहा है? केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है ना। बस इन्हीं तरह की चीजों को आपको याद रखना है। जब क्वेश्चन के रूप में बच्चों चीजें सामने आती है ना, तब ऐसे ही सामने आती है। सो कार्यकाल का निर्धारण राज्य नहीं कर रहा है, कार्यकाल का निर्धारण कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर राज्य सरकार को ये वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार इसी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये राज्य सरकार को अपनी जो रिपोर्ट है वह सौंपेंगे। ठीक है, यहाँ पर केंद्र को रिपोर्ट नहीं सौंप रहे हैं। सो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखो, लास्ट हमने एक क्वेश्चन की बात की थी मेंस का, और इसमें हमने जाना था कि कुछ हालिया घटनाक्रम जैसे कि आरटीआई अधिनियम की शुरुआत, मीडिया और न्यायिक सक्रियता, सरकार के कामकाज में अधिक पारदर्शी जवाबदेही लाने में सहायक साबित हो रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि कई बार इस तंत्र का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। तो दूसरा नकारात्मक प्रभाव ये है कि अब अधिकारी शीघ्र निर्णय लेने से डरते हैं। इसी का विस्तार विश्लेषण करे, सुझाव दे कि कैसे नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाए। 2015 में जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो, जो चल रहा होता है प्रश्न वहां से आता है। जैसे कि मान लो अभी एक मुद्दा चर्चा में था कि एक जगह के जो राज्यपाल थे उन पे दुष्कर्म का आरोप था। एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल से वो प्रोटेक्टेड थे। कौन सा आर्टिकल है? कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए इस तरह के अगर हमारे संविधान में जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी है, डेफिनेटली लोगों का नहीं, पदों का महत्व है ना। लोगों का नहीं, किसका महत्व है? पदों का महत्व है। और इसलिए अगर हमारे संवैधानिक जो प्रमुख हैं, हम उनको बचाने के लिए सेफ गार्ड लगाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेफ गार्ड है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी तरह की, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम भी किया है, अपराध भी, तब भी उस अपराध को जब तक उनका टर्म है, जब तक वो पद पर है, तब तक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। तो अब अगर एफआईआर भी हो तो आप गिरफ्तार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह राज्यपाल है, क्योंकि वह राष्ट्रपति है। इसको समानता के एक अपवाद के रूप में भी देखा जाता है। कमेंट करके बताओ कौन सा आर्टिकल है, कई बार बता चुकी हूं मैं। ठीक है, तो अब देखो कि हर चीज का दुरुपयोग हो तो रहा ही है ना। जैसे कि अभी लेटेस्ट आपने जो एक न्यूज अभी बहुत वायरल चल रही है, चर्चा में चल रही है, कि जो पॉश कार है, पॉश कार एक किशोर चला रहा था, चूंकि वह 17 साल 8 महीने का था तो सजा नहीं हुई। दो लोगों का जीवन ले लिया उसने। 200 किलोमीटर की रफ्तार से वह गाड़ी चला रहा था, ड्रिंक भी किए हुए था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि हमारी कई जगह पर आपको ऐसे कमियां दिखाई देती हैं हमारी व्यवस्था में, चाहे वह पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वह न्यायिक व्यवस्था हो। तो ऐसे कैसे किसी ने अगर 2 जीवन ले लिए, जुवेनाइल एक्ट के तहत छोड़ दिया। अभी रिसेंटली एक न्यूज फिर चर्चा में आई कि एक जुवेनाइल जिसने पहले कभी ऐसा किया था कि पहले 2 लोगों को ठोका, फिर 4 लोगों को उड़ा दिया। अब खुद सोचो कि अगर उसने ऐसा किया कि पहले 2 लोगों को और अब उसको छोड़ दिया था, क्योंकि सुधार गृह में रखा गया था कि वो पक्के अपराधी ना बन जाए, इसलिए ऐसे लोगों को सुधार गृह में रख दिया जाता 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो जुवेनाइल जो एक्ट है 2015, वो तो कहता है ना कि अगर मामला जो है वह 15, 21 में कई तरह के संशोधन हुए और उसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई 16 साल का है लेकिन उसने ऐसा संगीन अपराध किया है, तब तो उसको 18 वर्ष का मान के आप कार्रवाई करो। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा मखौल उठ रहा है इस बात का, हमारी पुलिस व्यवस्था का, जुवेनाइल जो जस्टिस बोर्ड है उसका, कि आपने 300 वर्ष का ऐसे लिखवा लिया।
किसी ने किसी की जान ले ली और आपने केवल ऐसे लिखवा लिया कि आप ऐसे लिखो, आप 15 दिन ट्रैफिक हवलदार के साथ काम करो, तो एक तरह से एक मजाक है हमारी व्यवस्था का, है ना, मजाक उड़ रहा है ये तो। सो देखो बेसिकली आरटीआई के जो घटनाक्रम है इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है वह पूछे, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट भी आपको सॉल्व कराया हुआ था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो ये है कि नागरिकों का सशक्तिकरण हो रहा है, उन्हें सूचना मिल रही, बट नेगेटिव भी बट उसमें जवाबदेही एक अकाउंटेबिलिटी भी है, जैसे कि पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के ग्रुप के द्वारा आरटीआई दायर की गई और मिड डे मील की जो गुणवत्ता है उसकी जानकारी मांगी गई, है ना। तो कई तरह की आरटीआई जो है दर्ज करी जाती है। अब लेकिन देखो कि अगर मान लीजिए इसके लिए चैलेंजेस क्या है, आप बताएंगे आरटीआई के लिए चैलेंजेस क्या है? कभी भी पढ़ो तो चुनौतियां और उपाय, इन पे जरूर चर्चा करो। एक तो चैलेंज ये हो गया, जब हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर आए थे उस वक्त 8 पद अन्य सूचना आयुक्तों के खाली थे। कर लो अब 2 लोगों के साथ आप काम। तो यहां पर क्या है कि पदों का खाली रहना, पदों का खाली रहना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ऑफिसर्स नहीं है इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो आरटीआई का तो उल्लंघन हो गया। पदों का खाली रहना एक चुनौती है, ठीक है। अनावश्यक आरटीआई दायर की गई, ये चुनौती है, अनावश्यक आरटीआई दायर की जाती है, ये चुनौती है। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हो सकता है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी और क्या लिख सकते हैं हम कि आरटीआई के और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? पदों का खाली रहना, अनावश्यक जागरूकता नहीं है, गलत आरटीआई, गलत सूचना आपको मिल रही है, अगर जानकारी दी भी जा रही है गलत जानकारी दी जा रही है, ठीक है, या कम जानकारी दी जा रही है। अगर कोई अनावश्यक आरटीआई दायर की गई है तो हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम इसको पनिश कर सकें या रोक सकें। हालांकि जो कोर्ट है वह बार बार कह देता है कि ठीक है भाई फाइन लगाओ ऐसे लोगों पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि आरटीआई के ये जो है वह चैलेंजेस हो गए। अच्छा, इसको निकला कैसे जा सकता है? अगर हम इसको उपाय की बात करें, जागरूकता नहीं है तो जागरूकता ले आओ ना, बस जो चैलेंजेस हैं बच्चों इस चीज को सीखो। जो चैलेंजेस हैं अगर हम उसी से ओवरकम हो, जैसे कि आप पढ़ते नहीं हो, आप रिवीजन नहीं करते, आपको चीजें याद नहीं रहती, आप रिवीजन करने लगो, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास आज तक जितने भी बच्चे आए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आया जिसने कहा कि मैम मैं तो एक बार पढ़ता हूँ और मुझे सारी चीजें याद रह जाती है। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं आया आज तक, और किसी भी टीचर के साथ नहीं हुआ ऐसा कि कोई कह दे कि सर मैंने 1 साल पहले ये बात पढ़ी थी, मुझे आज भी ये बात याद है। सो रिविजन तो हमें करना ही पड़ता है ना। सो देखो जो हमारी प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है कि हम उसको ठीक कर लें, कि आप नंबर ऑफ आवर अपने स्टडी में कम डेडिकेटेड कर रहे हो, ज्यादा आप आवर्स जो है वह देने लगो, और जब ज्यादा आवर्स दोगे तो डेफिनेटली आपके जो ज्यादा टॉपिक है वह कवर होंगे, आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम्स है उसी से आप आगे आ जाइए। तो अगर अवेयरनेस हम कह रहे हैं कि कम है तो अवेयरनेस आप बढ़ा दो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला है तो इस पे आरटीआई देना जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला है तो इस पे आरटीआई लागू नहीं होगी, आरटीआई लागू इस पे नहीं होगी, है ना, क्योंकि अगर राष्ट्रीय महत्व, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि कुछ अगर इस तरह का काम है, ठीक है, तब या फिर अंतरराष्ट्रीय किसी संधि या फिर हमारे जो अंतरराष्ट्रीय आईआर हैं, रिलेशंस है, उस पर अगर प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल भी आरटीआई जरूरी नहीं है। सो जागरूकता, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ठीक है, या फिर अन्य कोई संवेदनशील अगर मामला है उस पर आरटीआई नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर क्या है कि देखो कि अगर पदों का खाली रहना है तो यहाँ पर आप उपाय में सुप्रीम कोर्ट की बात लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि आप इन खाली पदों को भरें, आप इन खाली पदों को भरें, है ना, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो जो चैलेंजेस हैं, जब हम चैलेंजेस से आगे निकल आते हैं बस वही हमारे सुझाव हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप बताइए।
अब हम आते हैं शक्तियां व कार्य पे। जो शक्तियां व कार्य हमने समझे थे केंद्रीय सूचना आयोग के, वही शक्तियां व कार्य इससे है। जैसे कि पहले हमने बात की थी इसमें कि राज्य सूचना आयोग जो है वह क्या करेगा, उसका यह दायित्व है कि किसी व्यक्ति से जो जानकारियां मिल रही हैं वह उसका निराकरण करे। पहली बात इसमें हमने क्या देखी थी, किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत का निराकरण करना। शिकायत का निराकरण। अब ये शिकायत किस संदर्भ में हो सकती है कि या तो आरटीआई कोई ऑफिसर ही नहीं था तो उसे जानकारी नहीं मिली, या जानकारी मिली तो गलत मिली, या फिर अगर जानकारी दी गई तो उसके लिए जो फी थी वह बहुत ज्यादा ले ली। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। या फिर ये लगता है कि जो जानकारी देने से मना कर दिया, फिर उस पर्टिकुलर अवधि में नहीं मिली जिसमें हमें मिलनी चाहिए। जैसे कि देखो कि मान लीजिए आपको अगर जान का खतरा है, इसका कोई प्रश्न है, तो आपको विद इन 48 आवर के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और बाकी 30 दिनों की अवधि है। ठीक है, 30 दिनों की अवधि है कि इसमें आपको जो सूचना है वह मिल जाएगी। तो किसी व्यक्ति से प्राप्त अगर इस तरह की शिकायतें उसको सुनेगा। इसके अलावा देखो, अगर कोई ऐसा मामला है कि उसमें ठोस आधार मिल रहा है, मतलब संगीन मामला है, ठोस आधार वाला मामला, ठोस आधार वाला मामला है अगर, ठीक है, तो इस पे जांच के आदेश देना। क्या करना, जांच के आदेश देना। और इसी से जांच के आदेश देते समय इसको क्या शक्तियां प्राप्त होंगी, दीवानी न्यायालय की। और जिसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं तो वह क्या कर सकता है, लोगों को बुला सकता है, उनके समक्ष मतलब जो गवाह है, दस्तावेज है, इन सभी को मांग सकता है, एफिडेविट साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। और ये सब चीजें अनिवार्य हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑप्शनल रखो। अगर राज्य सूचना आयोग के द्वारा इंफॉर्मेशन मांगी गई है, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट से भी मांगा गया है, तब भी वह अभिलेख वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, या फिर ये सारी चीजें तो वो बेसिकली किसी व्यक्ति को भारत के राज्य के किसी क्षेत्र में, राज्य पूरे राज्य के टेरिटोरी की बात करें तो उसमें अगर कोई व्यक्ति है और उससे वह मामला जुड़ा हुआ है, उसको पेश होने, उपस्थित होने का आदेश दे सकता है, समन जारी कर सकता है। ठीक है, अब देखो कि अगर वह शिकायतों की जांच कर रहा है, शिकायतों की जांच, तो वो किसी लोक प्राधिकारी को, कोई पब्लिक ऑफिसर्स अगर है, इसको लोक प्राधिकारी को उपस्थित होने, लोक प्राधिकारी से डॉक्यूमेंट जो है या दस्तावेज जो है वह जमा करने के लिए कह सकता है किसी मामले में। ठीक है, इवन अपने निर्णयों का अनुपालन भी यह सुनिश्चित कराया जा सकता है कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा अगर कोई डिसीजन दिया गया तो उस डिसीजन को ये फॉलो कर ले। ठीक है, और एक बात और देखो कि आयोग क्या कर रहा है, रिपोर्ट की ओर हम बात करेंगे तो आयोग जो अपनी रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपेगा, केंद्र राज्य सरकार को, है ना। तो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा। ठीक है, तो ये इसकी शक्तियां व कार्य हो गए। क्लियर है। साथ ही देखो, अगर यहाँ पर किसी लोक प्राधिकारी है ना, जो पब्लिक ऑफिसर है, दस्तावेज प्रस्तुत होने, काम करने के लिए कह सकता है। उसके अलावा अगर मान लो कि ये कोई ऐसा ये कार्यवाही नहीं कर रहा है, तब इसके खिलाफ जो कदम है वह उठा सकता है। और आयोग के पास यह अधिकार होता है कि कोई जो लोक सूचना प्राधिकारी है, मतलब जो इंफॉर्मेशन देने वाला अगर कोई ऑफिसर है, उसने अगर अपना काम नहीं किया है तो वह 250 रुपए 250 रुपी उसको पर डे और 25,000 तक का जो जुर्माना है वह लगा सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर हमने शक्तियां व कार्यों की बात की, कार्यकाल सेवा शर्तों की बात की, नियुक्ति की, केंद्रीय सूचना राज्य सूचना आयोग के बारे में जो डिफरेंस है, हमने इस डिफरेंस को समझा, है ना। हमने जाना कि आरटीआई से चीजें शुरू हो रही हैं। और ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है जिसपे कि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन,
और सारी चीजें जो है वह मिल जाती हैं। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन हमने देखा, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमने देखा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। देखो बाद के टॉपिक्स तो बड़े आपके छोटे छोटे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आप अभी आपने केंद्र और राज्य सूचना आयोग आपका हो गया है ना, तो जल्दी जल्दी आप इसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो, और इसके साथ साथ आप संसद है, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको भूलना नहीं, उनको साथ साथ में रिवाइज करते जाओ। तो रिवीजन के लिए ये कर लो कि जैसे कि आज आपने, मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निक बता देती हूँ कि आपको रिवीजन जो है वह कैसे करना है। कैसे करोगे रिवीजन, कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, है ना, कि आपने अपना टाइम टेबल बना लिया। आपके अगर और कोई कमेंट, कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखो जैसे कि आपने एक पूरे दिन का बना लिया, आज आपका कौन सा दिन है, आज आपका ट्यूसडे है, ठीक है। अब तो खैर ये वीडियो आपको मिलेगा, ओके 29, तो आप मान लीजिए कि 29 है आज, तो अब आपको ये वीडियो 1 घंटे का मिला है ना, या 40 मिनट का वीडियो मिला, तो ये तो चलो ठीक है, एक आपका एडिशन हो गया, आपने चीजों को देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रैक्टिस हो गई, और एक बार मैंने बता दिया, आपको चीजें समझ आ गई। तो अब आप अपने पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने 2-3 स्लॉट बना लिए। देखो डिसीजन, सबसे पहली बात इस चीज को आप याद रखो, अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे ना कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, तो अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा, और वो अपने आप ऐसे डिसाइड होगा ना कि वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे इन 3 घंटों का यूज करना है, तब आप यूज कर लेते हैं, और अगर आप नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते, तब डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो आपने यहाँ पर 2 स्लॉट बना लिए। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आपने एक स्लॉट जो है, ठीक है, 9 AM तो खैर ज्यादा वो हो गया, आप मान लीजिए 5 से लेके 8 AM का एक स्लॉट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने बीच में अपने लिए जो टाइम रख लिया, मैं अभी बहुत कम बता रही हूँ आपको, आप 12 PM तक बना रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए दिन में फिर मैं आपको 1-2 घंटे का टाइम, एक बार देखो समटाइम्स ना हम अपने लिए इतने टफ डिसीजन ले लेते हैं, हम इतने टफ रूल्स बना लेते हैं कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, फिर हम सोचते हैं हमारे अंदर एबिलिटी ही नहीं है, बाकी बच्चे जाने कैसे कर लेते, अरे सबका वही चलता है। कोई नहीं 365 दिन पढ़ सकता, कोई नहीं डेली 18 घंटे पढ़ सकता, 12 घंटे, कभी ना कभी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करो, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लास दे रही थी, तो एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात पूछी, और वो उसका जो कंसर्न था ना, हम सबके मन में, पर हम पूछते नहीं है, उसने ये पूछा कि मैम मुझे ये लगता है कि मैं परफेक्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करता। तो मैंने उससे बोला कि परफेक्शन होता क्या है, पहले ये बताओ, आप परफेक्ट किस चीज को मान रहे हो, कि आप एक मशीन बन गए, आप 4 बजे से उठे, आप में भी क्लॉक एक रिमाइंडर सेट है कि आप 4 से लेके 8 बजे तक आप ये काम कर रहे हैं, 30 मिनट बीच में आपको दिया, उसमें आपने अपना डेली के एक्टिविटीज भी कर ली, आप बढ़िया नाश्ता वाश्ता भी कर लिया, फिर आप आधे घंटे बाद पढ़ने बैठ गए, और फिर उसके बाद आपने 4 घंटे का वो लगा लिया, एक सेट कर लिया टाइमर कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये चीजें पढ़नी, क्या गारंटी कि आप कर ही लोगे। एक तो टाइम टेबल को फॉलो कर लो, दूसरी बात जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक को फॉलो कर लोगे। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स है कि कैसे आप इन चीजों को करें। आप देखो कभी भी ना परफेक्शन की तरफ मत भागो। जो बच्चा आज सिलेक्ट हो गया ना, वो भी इस बात को कहता है सेलेक्ट होने के बाद कि मैं तो ये सोच रहा था, इस बार भी कई बच्चों से सामना हुआ, कई बच्चों से मिलना हुआ, तब उनका यही कहना था कि मुझे तो लग रहा था कि मेरा जो पेपर है या ऑप्शनल है वह बिगड़ गया है, रैंकिंग उनकी अच्छी थी, रैंक अच्छी थी, है ना, IAS IPS उनको मिल जाएगा, तो वो फिर भी ये कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं चेंज करके और फिर अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। यूपीएससी में कभी तैयारी आपको नहीं लगेगा कि 100% आपका सिलेबस तैयार है, ऐसा कभी नहीं लगेगा, किसी बच्चे को आज तक नहीं लगा, ना मैंने सुना ऐसा कि उसे ये लगा हो कि आज 100% मेरा सिलेबस तैयार है और आज मैं यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए सक्षम हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले परफेक्शन और ये सारी चीजें हटा दो, बस कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा सा मेंटेन करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ कि ये टॉपिक आपने किया वो आप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 to 8 है, 10 to 12 रख लो, ये मैं आपको कम से कम वाला बता रही हूँ, है ना। अब मान लीजिए कि चलो दिन का समय है, आपने अब थोड़ा सा 3 to 5 रख लिया, या इवनिंग में फिर मैं 2-3 घंटे आपको दे देती हूँ कि अब आप 7 या 8 बजे बैठ गए, तो आप फिर पे यहाँ से
7 बजे से लेके आपने 10 बजे तक कर लिया, ठीक है। अब ये टाइम आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिख दिया तो अब तो नहीं इसी को फॉलो करना है। अरे भाई 5 नहीं अपना 4 बजे से लगाओ, 5 नहीं अपना 6 बजे से लगाओ, आपने कोई गुनाह नहीं किया। ये मत सोचो कि नहीं मैं 4 बजे नहीं उठ के पढ़ रहा हूँ मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग सिलेक्ट हुआ वो दिन में भी पढ़ते थे, तो रात में भी पढ़ते थे। तो बिल्कुल ये माइंडसेट मत रखो कि आप परफेक्ट हो जाओ। अब देखो आपने इसमें देखा कि इसमें आपको पॉलिटी करना है, ठीक है, या फिर मॉर्निंग का क्या करो, केवल रिवीजन का रख लो, या फिर कभी रिवीजन का मन नहीं है तो कोई एक जो न्यू टॉपिक है जो आपने रात में ही सोच रखा था, कोई एक न्यू टॉपिक कर लो। अब जैसे 10 to 12 मुझे फंडामेंटल राइट पढ़ना था, फंडामेंटल राइट, और आज जो मैंने आपको टॉपिक कराया है ये है आपका टॉपिक नंबर 63 है ना, स्टेट इन्फॉर्मेशन। तो ये फंडामेंटल राइट कर लो और टॉपिक नंबर 63 इसके नोट्स बनाने हैं, इसको भी तैयार करना होगा, है ना। फंडामेंटल राइट्स ये तो आप कर चुके थे ना, इसको आपने एक बार रिवीजन किया, आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, देखो ये तरीका है। इसके अलावा आपने इसको क्या प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, किस चीज पे प्रैक्टिस, सो पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस, और किससे अपडेट करोगे तो करंट को। तो ये दूसरे बार का तरीका होता है बच्चों, थोड़ा सा इसको फॉलो करके देख लो। 3 to 5 आपने अपने लिए रखा था कि मैं इसमें ज्योग्राफी करूंगा, ज्योग्राफी का कोई एक टॉपिक करना था मुझे, इसमें क्लाइमेट के कुछ सेक्शंस करने थे, मानसून करना था, ठीक है, ये कर लिया। 7 to 10 मैंने रखा कि चलो थोड़ा सा करंट कर लेंगे, है ना। करंट के अलावा ये देख लेंगे कि आज मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, कितने ये फ्रूटफुल हैं। एंड टॉपिक्स के अलावा आप ये देख लो कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, और ये थोड़ा सा एक एनालाइज कर लो कि आपने अगर 2 घंटे, 2, 4, है ना, 5, 6, 7, 8 लगभग, ये देखो जबकि ठीक बना है उसके बाद भी आपके कितने कितने आवर्स हो रहे हैं इसमें। सो आप देखो लगभग आपके 9-10 घंटे के आसपास हो रहे हैं। अगर इसमें कभी आप बीच में फोन भी चला रहे हैं या कुछ ऐसा समय भी आप निकाल लें तो फिर भी ये कह सकते हैं कि आपने 7 घंटे के आसपास शायद पढ़ा होगा, पढ़ाई करी होगी, है ना। तो थोड़ा सा अपना पढ़ने का जो तरीका है वह देखो, डिसाइड करो। इवन जब तक डिसाइड नहीं करोगे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये स्लॉट आप चेंज करो अपने हिसाब से, है ना। सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना टाइम है। आप दिन में नहीं पढ़ पाते तो आप रात में पढ़ लो, ठीक है। आप ये टाइम जो है वह बढ़ा दो कि मुझे 7 बजे से बैठ जाना, मुझे 1 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। फिर भले यहां से मैं 9 बजे से दिन की शुरुआत कर लूंगा। कुछ स्टडीज कहती है कि जो बच्चे दिन में पढ़ते हैं उनके सक्सेस होने के चांस ज्यादा। ये स्टडी मेरी नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड या इस तरह के जो ऑक्सफोर्ड एंड बाकी यूनिवर्सिटीज है इनकी एक स्टडी है जो कि बच्चों पर उन्होंने करी होगी, कि जो बच्चा दिन में पढ़ रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ ले रहा है, वो ज्यादा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ले। तो दिन का टाइम भी आप रख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कहते भी कि थोड़ा सा नेचर के साथ जाना चाहिए, कि दिन में हमारा जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो दिन में आपको उतनी अच्छी नींद नहीं आती जो कि रात में आती है। तो ये क्या सेट होता है, एक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नाइट में ज्यादा पढ़ना, ऐसा शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, खाने पीने का झंझट नहीं है, फोन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बशर्ते आप थोड़े से डिसिप्लिन रहो। तो डिसिप्लिन कंट्रोल तो बच्चों आपको रहना होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि अब छोटे छोटे से आपके चैप्टर्स हैं, हर एक क्लास में कुछ ना कुछ आपको ऐसे एक्स्ट्रा बता दूं जो कि आपके काफी काम आ जाए। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक कहानी नहीं कहेंगे, एक रियल इंसिडेंट। सत्येंद्र दुबे को जानते हैं आप? सत्येंद्र दुबे, एक घटना आपने पढ़ी होगी, उस घटना से हम कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। सत्येंद्र दुबे जो कि एक IAS ऑफिसर थे, और वो देश के मतलब सोच रहे थे कि कैसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है। वहां से हम एक मामले को शुरू करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग चैप्टर नंबर 64 जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वह क्या करता है। भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ा सा एथिक्स पर भी बात करेंगे। सेकंड ARC भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय कहती है उस पर भी बात करेंगे। करप्शन को हम कल काफी कुछ समझ लेंगे, केवल चैप्टर नहीं, चैप्टर के बियॉन्ड भी कुछ टॉपिक्स है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।